नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी शख्सियत और उनके विचारों पर बात करने वाले हैं जिन्होंने सच में हमारे समाज को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। किम्बरले क्रेनशॉ। हाल ही में डेमोक्रेसी नाउ पर उनका एक बेहद चर्चित इंटरव्यू आया, जहां उन्होंने अपनी नई किताब बैक टॉकर एन अमेरिकन मेमोयर और अपने बनाए गए एकेडमिक फ्रेमवर्क्स पर डिटेल में बात की। तो आइए इस पूरे मुद्दे को आसान भाषा में समझते हैं। तो आज की इस चर्चा का रोड मैप क्या रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे बैक टॉकिंग का असली मतलब। उसके बाद इंटरसेक्शनैलिटी और सीआरटी जैसे भारी भरकम शब्दों को डिकोड करेंगे। फिर हम पीछे मुड़कर क्लैरेंस थॉमस कॉन्फर्मेशन हियरिंग और वोटिंग राइट्स एक्ट को देखेंगे और आखिर में बात करेंगे आगे के रास्ते और उम्मीद की। चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, बैक टॉकिंग का मतलब क्या है और ये यथास्थिति यानी स्टेटस को कैसे चुनौती देता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये बैक टॉकिंग है क्या? क्रेनशॉ इसको बड़ा ही दिलचस्प तरीके से समझाती हैं। उनके हिसाब से जब दुनिया आपसे कहे कि भाई सब ठीक चल रहा है, जैसा है वैसा रहने दो, और आप उस लॉजिक का खुलकर विरोध करें, बस वही बैक टॉकिंग है। यानी सिस्टम की उन बातों को ना मानना जो बदलाव को रोकती हैं। एक तरह से ये अवैध सामाजिक बढ़ावों को हटाने और अपने हक के लिए आवाज उठाने का एक बहुत जरूरी हथियार है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, क्रेनशॉ के दिमाग में आखिर ये फ्रेमवर्क्स आए कहाँ से? इसके पीछे उनकी परवरिश का बड़ा हाथ है। उनका बचपन कैंटन, ओहायो के एक औद्योगिक शहर में बीता। उनके पेरेंट्स, जिन्हें उन्होंने रेस मेन एंड वुमेन कहा, उन्होंने बचपन से ही सिखाया था कि जब नए संस्थान खुले तो वहां हक से अपना कदम कैसे रखना है और बाधाओं को कैसे तोड़ना है। यही मजबूत ट्रेनिंग आगे चलकर उनके इन मशहूर थ्योरीज की बुनियाद बनी। बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, इंटरसेक्शनैलिटी और सीआरटी। आइए इन टेक्निकल शब्दों को थोड़ा आसान बनाते हैं। शुरू करते हैं इंटरसेक्शनैलिटी से। क्रेनशॉ इसे एक लेंस की तरह देखती हैं, एक ऐसा चश्मा जो दिखाता है कि ताकत और असमानता किस तरह अलग अलग दिशाओं से आकर आपस में टकराती हैं और जुड़ती हैं। इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। जब ब्लैक महिलाओं ने कार्यस्थल पर भेदभाव की शिकायत की तो अदालतों ने कहा, देखिए, हमने ब्लैक मर्दों को और श्वेत महिलाओं को तो नौकरी दी है, तो भेदभाव कहाँ है? अदालतें ये नहीं देख पाईं कि रंग और लिंग दोनों का भेदभाव जब एक साथ मिलता है तो स्थिति बिल्कुल अलग होती है। इंटरसेक्शनैलिटी यही समझाती है कि भेदभाव किसी एक सड़क की तरह नहीं, बल्कि एक चौराहे की तरह होता है। अब आते हैं एक और बहुत ही चर्चित शब्द पर, क्रिटिकल रेस थ्योरी यानी सीआरटी। क्रेनशॉ सीआरटी को इस तरह परिभाषित करती है कि ये उन संस्थानों या इंस्टीट्यूशंस की स्टडी है जो नस्लीय भेदभाव को लगातार बढ़ावा देते हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि इसके लिए किसी एक इंसान की नफरत या खुली नीतियों का होना जरूरी नहीं है। बात यहाँ किसी इंडिविजुअल के प्रेजुडिस की नहीं हो रही है, बल्कि सिस्टम के अंदर पहले से मौजूद उन कमियों की हो रही है जो बिना किसी शोर शराबे के भेदभाव को जिंदा रखती हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्रेनशॉ एक बहुत ही जबरदस्त एनालॉजी का इस्तेमाल करती हैं। जरा सोचिए, एक बिल्डिंग की नींव में जहरीला एस्बेस्टॉस दबा हुआ है। अब अगर कोई आपसे कहे कि भाई एस्बेस्टॉस से होने वाली बीमारियों से बचना है तो एस्बेस्टॉस के बारे में बात करना ही बंद कर दो, क्या ये लॉजिक सही लगता है? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही क्रेनशॉ का मानना है कि संस्थानों में जो इंस्टीट्यूशनल भेदभाव छिपा है वो उस एस्बेस्टॉस की तरह ही टॉक्सिक है। अगर हम सिस्टम के इस भेदभाव को अनदेखा करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, बल्कि समाज के लिए और खतरनाक हो जाएगी। तीसरा हिस्सा, क्लैरेंस थॉमस कॉन्फर्मेशन। ये एक बहुत ही बड़ा इंटरसेक्शनल फेलियर कैसे साबित हुआ, आइए इस पर नजर डालते हैं। आइए जरा पीछे चलते हैं और इन घटनाओं को क्रमवार तरीके से समझते हैं। होता क्या है कि थॉगुड मार्शल रिटायर होते हैं और उनकी जगह क्लैरेंस थॉमस को नॉमिनेट किया जाता है। फिर सेनेट जुडिशरी कमेटी के सामने अनीता हिल आती हैं और क्लैरेंस थॉमस पर यौन उत्पीड़न यानी सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगाती हैं। लेकिन इन सब बहसों और गवाही के बावजूद आखिरकार क्लैरेंस थॉमस को सुप्रीम कोर्ट जस्टिस के रूप में कन्फर्म कर दिया जाता है। अब यहाँ जो हुआ उसे ध्यान से समझिए। एक तरफ क्लैरेंस थॉमस थे जिन्होंने अपने खिलाफ हो रही इस जांच को हाई-टेक लिंचिंग का नाम दे दिया। इस एक फ्रेज ने उन्हें सफलतापूर्वक ऐतिहासिक नस्लीय अत्याचार यानी हिस्टोरिकल रेशियल ऑपरेशन के नैरेटिव से जोड़ दिया और उन्हें लोगों की भारी सहानुभूति मिल गई। लेकिन दूसरी तरफ थी अनीता हिल, जो एक ब्लैक महिला थीं। उनके अनुभव और उनके दर्द को समझने के लिए उस वक्त आवाम के पास कोई कल्चरल नैरेटिव या फ्रेम ऑफ रेफरेंस था ही नहीं।
लोगों को समझ ही नहीं आया कि उनकी स्थिति को किस कॉन्टेक्स्ट में देखें। और क्रेंशॉ के मुताबिक अनीता हिल को समझने में हुई ये चूक, ये जो मैसिव इंटरसेक्शनल फेलियर था, इसका असर वहां खत्म नहीं हुआ। तब से लेकर आज तक सुप्रीम कोर्ट के कई बेहद अहम फैसले 5-4 के नैरो मार्जिन से आए हैं। चाहे वो कैंपेन फाइनेंस रिफॉर्म को खत्म करना हो या फिर वोटिंग राइट्स एक्ट के सेक्शन 5 को कमजोर करना। क्रेंशॉ मानती हैं कि ये सब उसी एक घटना के लंबे समय तक चलने वाले लोकतांत्रिक परिणाम हैं। चौथा भाग, द वोटिंग राइट्स एक्ट और इसके आज के दौर में मायने। देखिए, क्रेंशॉ वोटिंग राइट्स एक्ट को नागरिक अधिकार आंदोलन का क्राउन जूल यानी सरताज मानती हैं। ये कानून आखिर करता क्या है? ये एक्ट माइनॉरिटीज और प्रोटेक्टेड ग्रुप्स को वोटिंग से वंचित करने वाली, चाहे वो जानबूझकर हो या छल कपट से, किसी भी कोशिश के खिलाफ रक्षा प्रदान करता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये सुनिश्चित करता है कि हर किसी की आवाज उसकी वोटिंग ताकत के रूप में बरकरार रहे। लेकिन अभी हाल ही में लुजियाना के कांग्रेशनल मैप्स पर सुप्रीम कोर्ट के रुख ने क्रेंशॉ को काफी निराश किया है। यहाँ उन्हें एक अजीब सा फर्क नजर आता है। कोर्ट का लॉजिक कुछ इस तरह का है, अगर पहले से मौजूद नेता यानी किसी इनकम्बेंट की सीट बचाने के लिए चुनावी नक्शा बनाया जाता है तो लीगली वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर वही नक्शा अल्पसंख्यकों यानी माइनॉरिटीज की वोटिंग ताकत बढ़ाने के लिए तय किया जाए तो उसे नस्लीय भेदभाव या रेसिस्ट बताकर खारिज कर दिया जाता है। तो इसका मूल तर्क क्या है? क्रेंशॉ यहाँ एक बहुत ही मजबूत आर्ग्यूमेंट देती हैं। वो कहती हैं कि पहले से सत्ता में बने रहने का ये जो इनकम्बेंसी का ढांचा है, वो खुद हवा में नहीं बना। वो ऐतिहासिक नस्लीय ताकत और वोटर्स को पैक, क्रैक और स्टैक करने की पुरानी टैक्टिक्स का ही नतीजा है। मतलब जब कोर्ट पुराने इनकम्बेंस सिस्टम को बचाती है तो असल में वो उस बुनियाद को बचा रही होती है जो शुरू से ही असमानता पर टिकी हुई है। आखिरी और पांचवा भाग, उम्मीद और भविष्य का रास्ता। इस पीछे ढकेलने वाले दौर में आगे कैसे बढ़ें? अब इन सब के बाद सवाल आता है कि आगे क्या। क्रेंशॉ यहाँ बिल्कुल स्पष्ट हैं कि आज के समय की मांग क्या है। वो 3 ठोस कदम बताती हैं। पहला, हमारी ऐतिहासिक सच्चाइयों को बिना किसी झिझक के पहचानना। दूसरा, नए अवसरों के आने पर खुद को उनके लिए पूरी तरह तैयार रखना। और तीसरा और सबसे जरूरी, जब भी आवश्यकता हो ताकत और सत्ता के खिलाफ आवाज उठाना। उनका कहना है कि शुरुआती सिविल राइट्स मूवमेंट जैसी सक्रियता यानी एक्टिविज्म ही आज के समय का असली इलाज है। और इस एक्सप्लेनर को हम क्रेंशॉ के एक बेहद प्रभावशाली कोट के साथ खत्म करेंगे। बैक टॉकिंग इज द आंसर टू अथॉरिटेरियन बैकस्लाइडिंग। यानी अगर कोई सत्तावादी सोच आपको पीछे धकेल रही है तो उसका एक ही जवाब है, अपने हक के लिए बोलना और टॉक बैक करना। अब यहाँ एक आखिरी गहरा सवाल आप सबके सोचने के लिए। क्या हमारे आज के कानूनी ढांचे वाकई सबको बराबर का मौका दे रहे हैं, या हम बस पुराने भेदभाव को नए नियम पहनाकर चला रहे हैं? सोचिएगा जरूर। इस मुद्दे को समझने के लिए आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।